हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा एबरेशन। ये क्या है सर एबरेशन? देखिए, ये जो आपने अभी तक पढ़ा लेंस वगैरह, ये जो भी पढ़ा आपने, उसमें जो इमेज बनता है वो उतना परफेक्ट नहीं बन पाता है। जो इमेज बनता है वो उतना परफेक्ट नहीं बन पाता। जैसे मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज थोड़ा फैला हुआ होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो उसी खराबी को हम बोलते हैं एबरेशन। एबरेशन मतलब क्या है? खराबी। ओमिट इफ द स्पेलिंग इज रॉन्ग। एबरेशन मतलब खराबी। तो बेटा यहां पर खराबी जो है वो लाइट के कारण भी हो सकता है, और हमारा जो ऑप्टिकल सिस्टम है, जैसे लेंस हो गया या मिरर हो गया या सिल्वर्ड मिरर हो गया, जो हमारा ऑप्टिकल सिस्टम है, सिस्टम, उसमें भी खराबी हो सकता है। तो लाइट की वजह से, अगर ड्यू टू लाइट अगर खराबी है तो हम उसको बोलते हैं क्रोमा, मतलब लाइट, टिक, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन, समझे? और अगर सिस्टम ही बेकार है, सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी है, जैसे होमोजीनियस मटेरियल नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छा नहीं है, मतलब कर्वेचर अच्छा नहीं है, सिस्टम ही अगर खराब है मान लो, तो हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक एबरेशन। मतलब सिंगल लाइट भी दिया तो भी गलत इमेज बनेगा। मोनोक्रोमैटिक एबरेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग क्रोमैटिक एबरेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग मोनोक्रोमैटिक एबरेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब होता है कि आप अगर लेंस ले रहे हैं और इधर से मान लीजिए ऑब्जेक्ट से मान लीजिए व्हाइट लाइट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में मिक्स्ड लाइट है, मिक्स्ड कलर्स है, यानी कलर्ड ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है। तो दिक्कत वाली बात यह है कि अलग अलग जगह पर फोकस हो जाता है। रेड दूर में फोकस होता है और वायलेट नजदीक में फोकस होता है। समझे? समझ गए? वायलेट नजदीक में फोकस होता है और रेड दूर में फोकस होता है। अब वो तो होना ही था, क्योंकि एक ही मटेरियल के लिए म्यू वी अलग होता है, म्यू आर अलग होता है कि नहीं? अच्छा, आपको कुछ फॉर्मूला यहां पर याद करना पड़ेगा टू रिकॉल। कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे एक हमने बहुत पहले पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1, ये एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 म्यू आई माइनस 1 इंटू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। ओमेगा क्या है बेटा? डिस्पर्सिव पावर है ना? प्रिज्म में पढ़ा था ये। और ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला आपको काम पड़ेगा इस बीच जब हम लोग पढ़ेंगे। दिक्कत क्या आप समझ रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मल्टी कलर्ड है, जैसे उसमें रेड कलर भी है और वायलेट कलर भी है, तो रेड कहीं और फोकस होगा, वायलेट कहीं और फोकस होगा, तो क्या होगा? बिखरा हुआ इमेज दिखेगा, ब्लर इमेज दिखेगा। इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन, कलर में गलती। और मोनोक्रोमैटिक एबरेशन क्या है वो भी देख लीजिए, सिस्टम में गलती। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ऑप्टिक एक्सिस है ये। इस एक्सिस से जो नजदीक वाले रेज हैं, जो क्लोज टू एक्सिस वाले रेज हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज। और जो दूर दूर वाले रेज हैं,
जो दूर दूर वाले रेज हैं उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो लिखिएगा इसको कि मार्जिनल रेज आर द रेज विच आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, समझे। एंड पैरेक्सियल रेज आर द रेज विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिक्कत क्या हो जाता है, इसका शेप एंड साइज की वजह से, ऑप्टिकल सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से मार्जिनल रेज नजदीक में फोकस होता है, मार्जिनल रेज नजदीक में फोकस होता है, ये एफ मार्जिनल है, और पैरेक्सियल रेज दूर में फोकस होता है, ये एफ पैरेक्सियल है। समझ गए। तो सिस्टम में गड़बड़ी के कारण क्या हो रहा है, एबरेशन हो रहा है ना, समझ रहे हैं आप। वैसे मोनोक्रोमेटिक एबरेशन बहुत तरह का होता है, जैसे कोमा, फिर स्फेरिकल एबरेशन, फिर और क्या क्या होता है, एस्टिग्माटिज्म, एस्टिग्माटिज्म, समझे, एस्टिग्माटिज्म, और कोमा हो गया, स्फेरिकल हो गया, और क्या होता है, कोमा, स्फेरिकल, एस्टिग्माटिज्म, और पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ डिस्टॉर्शन, बहुत तरह का होता है। बट हमने जो यहाँ डायग्राम बनाया है वो ये वाला है, स्फेरिकल एबरेशन। यानी मोनोक्रोमेटिक एबरेशन का बेसिक मीनिंग क्या है पता है आपको? बेसिक मीनिंग है ऑप्टिकल सिस्टम की खराबी के चलते पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट नहीं बनता है, पॉइंट नहीं बनता है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। यानी कोमा हो या स्फेरिकल एबरेशन हो या एस्टिग्मेटिज्म हो या डिस्टॉर्शन हो, ये सभी में ये वाला दिक्कत आता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बन पाता है। समझ गए? क्योंकि मार्जिनल रेस, स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है, मार्जिनल रेस जो है वो थोड़ा सा नजदीक में फोकस हो जाता है और पैरेक्सियल रेस थोड़ा सा दूर में फोकस हो जाता है। तो ये सब है एबरेशन। वैसे तो बोर्ड के लिए इतना ही काफी है, बट एंट्रेंस के लिए और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? एंट्रेंस के लिए और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, विच इज क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, चलिए तो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन फोकस? इट इज माइनस ऑफ डीएफ इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ बी। अब ये नहीं समझ में आया मत बोलना, सिंपल है। हम अगर इधर से काउंट करेंगे, ये एफ आर है और ये एफ बी है, बराबर, ये एफ आर है और ये एफ बी है, तो माइनस कर देने से डिफरेंस इन फोकस मिलेगा, माइनस कर देने से डिफरेंस इन फोकस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो माइनस डी एफ इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ बी, दिस इज द डिफरेंस इन फोकस। बहुत दूर दूर नहीं होता है, बहुत नजदीक होता है। मैंने दूर दूर बनाया है, बट कितना भी नजदीक हो यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट नजर नहीं आएगा ना, दिक्कत ये है, ब्लड नजर आएगा। तो ऐसी बात है। अब अगर मैं ये वाला इक्वेशन लिखता हूं, 1/f इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, किसके टर्म्स में? बस डिफरेंशिएट करता हूं, किसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। जैसे आखिर ये स्फेरिकल सॉरी क्रोमेटिक एबरेशन क्यों हुआ? क्योंकि सेम मटेरियल का डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट म्यू होता है, समझे। डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट म्यू होता है, और म्यू अगर डिफरेंट हो गया तो फोकल लेंथ भी डिफरेंट हो जाएगा, तो फोकल लेंथ भी डिफरेंट हो जाता है।
समझ गए? सो व्हाट इज क्रोमेटिक एबरेशन? मटेरियल सेम है लेकिन अलग अलग कलर के लाइट का म्यू अलग अलग होता है मटेरियल का, इसको थोड़ी ना आप रोक सकते हैं। इसलिए अलग अलग म्यू होने के कारण, जैसे म्यू वायलेट का अलग, म्यू रेड का अलग, म्यू ग्रीन का अलग, तो अलग अलग फोकल लेंथ होगा। तो सबसे दूर जाके एफ होगा। सबसे दूर एफ क्यों होगा? क्योंकि म्यू आर का सबसे कम होता है, म्यू आर सबसे कम होता है और म्यू वी सबसे ज्यादा होता है। तो ये जितना ज्यादा ये उतना कम, रेसिप्रोकल है ना। समझ गए? तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए लिखा है? हमने जनरल लिखा है, म्यू वाई नहीं लिखते, जनरल लिखते, कोई भी कलर का फॉर्मूला। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेरिएबल कौन कौन है? अच्छे से मैथ्स लगाइए। डिफरेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन, ये स्पेलिंग उल्टा हो गया। डिफरेंशिएटिंग अबव एक्सप्रेशन है ना, ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंशिएटिंग है। तो कौन कौन वेरिएबल है भाई? ना भाई, म्यू वेरिएबल है इसलिए एफ वेरिएबल है, म्यू वेरिएबल है इसलिए एफ वेरिएबल है। तो इस फॉर्मूला में ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं अलग से और फिर उसको वहां छाप देंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू इंटू दिस टर्म माइनस 1 इंटू दिस टर्म, ठीक है ना। अब चलिए इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, समझे? तो इस कांस्टेंट को ना हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, म्यू इंटू आर कांस्टेंट माइनस आर और 1/f। उससे क्या होगा? थोड़ा आपको कम डर लगेगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। आपको मालूम है 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो इसका होगा -1/f²। लेकिन आपको बताना पड़ेगा आपने किसको डिफरेंशिएट किया, तो df करते हैं ना ऐसा। और देखिए म्यू आर का डिफरेंशिएशन म्यू होगा, बट यहां भी बताना पड़ेगा आपको कि आपने किसके टर्म्स में किसको डिफरेंशिएट किया, तो डी म्यू, समझे? और आर का डिफरेंशिएशन 0, आर तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना। तो क्या आया? -1/f² इंटू डी एफ। डी एफ को इंटू में नहीं ऊपर लिखते हैं, इंटू डी एफ इज इक्वल टू म्यू, क्या डिफरेंशिएशन 1 होगा ना रे पगला, म्यू का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना। और फिर मैं बता रहा हूं कि मैंने म्यू को डिफरेंशिएट किया, समझे? और आर साथ में रहेगा, आर साथ में रहेगा। आर क्या है? ये आर है, ठीक है। तो क्या हुआ? आर इंटू डी म्यू। आप डी और एफ को अलग अलग समझना बैठे करके, मैं डी एफ को ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो डिफरेंशिएटिंग अबव एक्सप्रेशन क्या मिला? -df/f² f² इज इक्वल टू, इधर क्या मिला? आर, यानी ये पूरा टर्म 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू डी म्यू। अच्छा, इंटू डी म्यू। अच्छा, डी म्यू क्या होगा? डी एफ क्या है? एफ वी माइनस एफ आर। डी एफ क्या है? एफ वी माइनस एफ आर, ठीक है। एफ आर ज्यादा है, एफ वी कम है। दादा, एफ वी माइनस एफ आर, एफ वी माइनस एफ आर, ठीक है, माइनस लिखा है ना यहाँ पे। हाँ, तो डी एफ अगर एफ वी माइनस एफ आर है, अब एफ अलग अलग क्यों है? क्योंकि म्यू अलग अलग है। तो डी म्यू क्या होगा? म्यू वी माइनस म्यू आर। डी म्यू क्या होगा? म्यू वी माइनस म्यू आर, समझे? म्यू वी माइनस म्यू आर। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू डी म्यू के जगह में म्यू वी माइनस म्यू आर। और ये जो एफ दिख रहा है आपको,
इसमें से मैं एक एफ उधर ले जाऊंगा, लेके जा सकता हूं ना, एफ स्क्वायर था, एक एफ उधर ले गया। अब ध्यान से देखिए, अगर 1/f ये है तो f क्या होगा, 1/a। यही होगा ना, 1/f अगर ये है तो f क्या होगा, 1/a। तो मैं f के जगह लिखूंगा 1/a, f के जगह मैं लिखूंगा 1/μy-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। f के जगह मैंने 1 करके लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा हुआ, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया और हमको मिला μv माइनस μr अपॉन μy-1 विच इज ओमेगा। μv माइनस μr अपॉन μy-1 विच इज ओमेगा। ठीक है, चिल्लर चिल्लर मैथ्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लास्ट में कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे, बस वही आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन से न्यूमेरिकल जनरली नहीं आता है। तो माइनस ऑफ df अपॉन f इज इक्वल टू μv माइनस μr अपॉन μy-1 इज ओमेगा। तो ओमेगा, तो माइनस ऑफ df इज इक्वल टू ओमेगा इंटू f। अब देखिए, अगर आपको एलिमिनेट करना है इस एरर को, अगर आपको ये जो एबरेशन हो रहा है, ये एबरेशन को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप क्या चाहेंगे, सारे कलर्स एक ही पॉइंट पर फोकस हो, तब ना अच्छा ऑब्जेक्ट का अच्छा इमेज दिखेगा। आप यही चाहेंगे, एबरेशन क्या है, अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह फोकस हो रहा है ना। तो आप क्या चाहेंगे कि df 0 हो, यही चाहेंगे ना आप कि df क्या हो, 0 हो। तो टू एलिमिनेट दिस एबरेशन, क्या होना चाहिए, df शुड बी इक्वल टू 0। अब df अगर 0 होगा, कब होगा df 0 बताइए, ये फॉर्मूला देखकर बताइए df 0 कब होगा। अब df मतलब समझ रहे हैं, df मतलब डिफरेंस इन द फोकल लेंथ फॉर डिफरेंट कलर। df मतलब समझ रहे हैं ना आप, हाँ। तो अगर वो 0 हो जाए तो आप बोलेंगे भाई एबरेशन नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, है ना। तो कब होगा 0, आइदर ओमेगा इज 0 और f इज 0, बताइए, है ना। तो अब किसी लेंस का ओमेगा 0 कैसे हो सकता है भाई। अच्छा, ओमेगा मतलब क्या है, ओमेगा मतलब आपको याद है ओमेगा मतलब क्या है, एक प्रिज्म के लिए हमने डिफाइन किया था कि एक लाइट वाइट आया था, वो डिस्पर्स हो गया था और फिर हमने एंगुलर डिस्पर्शन निकाला था थीटा, और हमने येलो कलर के लिए भी बनाया था। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, डिस्पर्सिव पावर विच वाज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन बाय डिस्पर्शन ऑफ येलो लाइट, यही था ना। तो मुझे बताइए, एक लेंस भी तो प्रिज्म की तरह डिस्पर्स तो करेगा ही, एक लेंस भी प्रिज्म की तरह डिस्पर्स तो करेगा ही, और डिस्पर्स अगर करेगा तो डिस्पर्सिव पावर 0 कैसे हो सकता है, समझे। तो और दूसरी बात, लेंस का फोकल लेंथ भी 0 नहीं हो सकता, तो ना ये 0 हो सकता है ना ये 0 हो सकता है, इसका मतलब ये भी 0 नहीं हो सकता, यानी एबरेशन होगा, दैट इज। तो मैं यहां लिखूंगा, बट नीदर ओमेगा कैन बी 0 नॉर f कैन बी 0, therefore we cannot eliminate chromatic aberration।
यूजिंग सिंगल लेंस। तो सिंगल लेंस यानी एक ही लेंस यूज करके आप ये गलती नहीं सुधार सकते, क्योंकि ना f0 होगा और ना ही ओमेगा 0 होगा। समझे आप? उधर का कट लगा ही था मेरे को। ना f0 होगा ना ओमेगा 0 होगा। तो मैं एक बार उधर दिखा देता हूं, फिर आप वीडियो को पॉज करके वो लिख लीजिएगा और ज्यादा लोड मत लीजिए। ये सब फॉर्मूला वगैरह एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस हम कुछ थ्योरेटिकल बकबक करना चाहते हैं, उसीलिए ये सब फॉर्मूला मुझे लाना पड़ रहा है। समझे? तो कहां गया डस्टर? वेयर गॉन? वेयर गॉन डस्टर? ओ डस्टर देयर गॉन। तो समझे, हम सिंगल लेंस यूज करके हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी लेंस का ना डिस्पर्शन 0 होगा और ना ही फोकल लेंथ 0 होगा। तो क्या करेंगे? फंस गए क्या? क्या करेंगे? हम दो लेंस यूज करेंगे। तो सब लिखिए अच्छे से, हम दो लेंस यूज करेंगे। अच्छा, अभी क्या फॉर्मूला आया था? अभी एक फॉर्मूला आया था, यहां लिखता हूं, आया था -df बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ओमेगा। ये आया था ना? इज इक्वल टू एफ ओमेगा नहीं था, एक एफ उधर ले गया था मैं, इज इक्वल टू ओमेगा। तो दोनों एफ अगर ले जाऊंगा तो क्या होगा? एफ ओमेगा। ठीक है, एक एफ ले गया तो ओमेगा हो गया था, दूसरा एफ भी लेकर गया तो एफ ओमेगा हो जाएगा। ओके ओके। तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? हम दो लेंस यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन तो सबसे पहला और आखिरी है बाय यूजिंग टू लेंसेस। समझे? अब दो लेंस अगर मान लीजिए पास पास रखा जाए, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ विल बी 1/f1 प्लस 1/f2। ये हम पहले पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ विल बी 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है? अच्छा, ऐसे में क्या होगा, जो भी रेज आएगा अलग अलग कलर के लिए सेम जगह पर फोकस होगा। अब ये कैसे होगा हम वो देखते हैं। चलिए, रे डायग्राम तो बना नहीं सकते, कैसे होगा देखते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 है, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2 है। तो हम क्या करने का सोच रहे हैं पता है सिद्धू सर आपको? हम सोच रहे हैं कि खराबी इसमें भी है, खराबी इसमें भी है, इसमें भी एबरेशन हो रहा है, क्रोमेटिक एबरेशन इसमें भी होगा। अगर इसको सिंगल यूज करेंगे तो इसका खराबी क्या होगा? सिंगल अगर ये यूज करेंगे तो व्हाट विल बी द खराबी? सी हियर, द खराबी विल बी -df1 इज इक्वल टू f1 ओमेगा 1। ये इसकी खराबी है। और अगर हमने सेकेंड लेंस को सिंगल यूज किया तो उसकी खराबी क्या होगा? -df2 इज इक्वल टू f2 ओमेगा 2। समझ गए? अच्छा, एक और फॉर्मूला हमारा आया था डिफरेंशिएट करके, वो था -df बाई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आया था रे? इज इक्वल टू, यही तो था शायद, लेफ्ट साइड में यही था, लेफ्ट साइड में यही था और राइट साइड में था म्यू, हाँ डी म्यू इंटू 1/r1 -1/r2।
ओके, तो मैं समझ रहा हूं कि इसका खराबी, इसमें भी खराबी है और इसमें भी खराबी है। क्या हो जाए अगर इन दोनों का खराबी एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो कॉम्बिनेशन खराब नहीं होगा, समझे? तो सिस्टम, पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ क्या है? एफ। तो सिस्टम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? सिस्टम के लिए लिख सकता हूं मैं, अच्छा एक मिनट, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, पहले मैं लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट लेंस। इस इक्वेशन को अगर लिखा तो क्या लिखूंगा? माइनस डी एफ वन बाई आर स्क्वायर एफ स्क्वायर पहले लेंस के लिए, और सेकेंड लेंस के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, सेकेंड लेंस के लिए प्लस माइनस डी एफ टू स्क्वायर बाई एफ टू स्क्वायर, माइनस डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर, माइनस डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर और माइनस डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर। अब आप चाहते हैं ये खराबी प्लस ये खराबी इज इक्वल टू टोटल खराबी। अब ये नहीं समझा मत बोलिएगा, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या है? 1f। तो कॉम्बिनेशन में क्या खराबी होगा? तो माइनस डी बाई एफ स्क्वायर, यही खराबी था ना लेफ्ट साइड में। और अगर सिंगल लेंस का बात करें तो इसका खराबी क्या होगा? इसका एबरेशन क्या होगा? माइनस डी एफ वन अपॉन एफ वन स्क्वायर, और इसका खराबी क्या होगा? माइनस डी एफ टू अपॉन एफ टू स्क्वायर। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए, अगर ये दोनों कैंसिल कब होगा? कब होगा? जब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा और दोनों इक्वल होगा, है ना? तो फॉर टोटल खराबी 0, फॉर टोटल खराबी 0 यानी नो खराबी, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। ये होना चाहिए कंडीशन। अभी भी टेंशन मत लीजिए, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको रखना नहीं है, वही बात, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली बकबक करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आना चाहते हैं। तो डी एफ वन की जगह मैं लिख सकता हूं एफ वन ओमेगा वन अपॉन एफ वन का स्क्वायर, और डी एफ टू की जगह में एफ टू ओमेगा टू। अब माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एफ टू का स्क्वायर। तो एक एक एफ टू कट गया, एक एक एफ वन कट गया, तो आपको क्या मिला? आपको मिला ओमेगा वन बाई एफ वन इज इक्वल टू ओमेगा टू बाई एफ टू। यानी ऐसा अगर रेशियो हुआ इन दोनों लेंसेस का, अगर ऐसा रेशियो हुआ तो टोटल एबरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने मिस कर दिया, वो क्या है? अगर एक के लिए माइनस है तो दूसरे के लिए प्लस कब होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट नंबर 1। अगर पहले के लिए माइनस खराबी है तो दूसरे के लिए प्लस खराबी कब होगा? जब एक लेंस कन्वेक्स होगा और दूसरा लेंस कनकेव होगा, समझे? जब फोकल लेंथ इसका माइनस में होगा तभी तो वो माइनस होगा, और जो फोकल लेंथ प्लस होगा तो वो प्लस होगा, समझे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वन लेंस, इफ वन लेंस is convex, then the other one needs to be concave। समझे? तो एक लेंस अगर कन्वेक्स हुआ तो दूसरा लेंस कनकेव होगा, एक लेंस अगर कन्वेक्स हुआ तो दूसरा लेंस कनकेव होगा। समझ में आया बात? ओके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए
अगर दोनों का डिस्पर्शन अगर सेम हुआ, याद रखिएगा डिस्पर्सिव पावर कभी भी पॉजिटिव होता है, तो एक को प्लस और दूसरे को माइनस कैसे बनाइएगा? फोकल लेंथ एक का प्लस लीजिए, दूसरे का माइनस लीजिए। ओमेगा से प्लस माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा हमेशा पॉजिटिव होता है, ओमेगा से कभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो फोकल लेंथ अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये फोकल लेंथ अगर मान लीजिए प्लस हुआ, तो डी एफ, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा डी एफ माइनस, और ये फोकल लेंथ अगर माइनस हुआ तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी एफ जाएगा प्लस। तो एक डी एफ माइनस और एक डी एफ प्लस, एक लेंस का डी एफ पॉजिटिव और दूसरे लेंस का डी एफ नेगेटिव, और दोनों का डी एफ मान लीजिए मैग्नीट्यूड में सेम है, 2 - 2 कितना हुआ? 0। तो याद रखिएगा ओमेगा कभी भी पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिव पावर कभी भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर एंड म्यू वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ओमेगा कभी भी पॉजिटिव होता है। तो ओमेगा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओमेगा हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि एक इक्वेशन माइनस में आए और एक इक्वेशन प्लस में आए, तो मैं क्या करूंगा, एक को लूंगा मैं कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और दूसरे को लूंगा मैं कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तब एक का डीएफ माइनस होगा और एक का डीएफ प्लस होगा, एक का डीएफ माइनस होगा, मतलब ये जितना रेड को आगे शिफ्ट कराएगा वायलेट से ये कनकेव लेंस, उतना ही रेड को पीछे शिफ्ट कराएगा वायलेट से। तो कुल मिलाकर रेड में शिफ्ट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं। पूरा पूरा समझने के लिए 2 बार 3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, इच्छा है तो देखिए, वरना आखिरी थ्योरेटिकल बात सुनकर रोक दीजिए। ये सेशन 17 है, 17 सेशन है ये। हाँ, तो चलिए, अगर ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो गया, दोनों का अगर ओमेगा सेम हो गया, इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, तो एक बहुत ही बदकिस्मती वाला जादू हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला में अगर आप ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 लिखेंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब होगा F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, है ना। तो जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला में एक कन्वेक्स है एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है। तो F1 मान लीजिए कन्वेक्स है और F2 मान लीजिए कनकेव है, तो ये फॉर्मूला में माइनस होगा, क्योंकि F2 फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज माइनस नेगेटिव, और ऊपर से F1 भी F2 के बराबर हो गया, ऊपर से F1 भी F2 के बराबर हो गया, क्या मैग्नीट्यूड, F1 भी F2 के बराबर हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये और ये सेम होगा, 1 - 1 0, 1/f - 1/f 0, तो 1/f क्या आएगा, 0, जिसका मतलब f क्या होगा, इंफिनिटी। मतलब समझिए अच्छे से, अगर इसका जितना ओमेगा होगा इसका उतनी अगर ओमेगा हुआ, तो न्यूमेरिकली हमने देखा इसका जितना f होगा इसका उतना ही f होगा। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन का f क्या होगा, इंफिनिटी। और कॉम्बिनेशन का f अगर इंफिनिटी हुआ, फोकल लेंथ इंफिनिटी किसका होता है, प्लेन ग्लास का होता है। जैसे ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ क्या है, इंफिनिटी, समझे आप। तो ऐसे में जो लेंस है वो तो लेंस विल बी अ प्लेन ग्लास। बताइए, तो आपको फोकस करना था कि नहीं करना था, करना था ना। तो अगर ये प्लेन ग्लास बन गया तो आप फोकस कैसे करेंगे, फोकस तो इंफिनिटी में है, यानी ये रे ऐसा जाएगा और लैटरली डिस्प्लेस होके ऐसा चला जाएगा, ये भी ऐसा है ऐसा चला जाएगा, दोनों इंफिनिटी चला जाएगा। ऐसे में ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, इमेज तो बनेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट वाले याद रखिएगा कि इफ द while eliminating chromatic aberration, if the dispersive power of both the lenses is same, then focal length also becomes same. In this case the combination has infinite focal length which is plane glass. तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, therefore ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट, नहीं होना चाहिए। समझ गए। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर
3। देखिए ये सब लिखना पड़ेगा आपको, मिटा रहा हूं मैं। तो एक और फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, एक और फॉर्मूला हमारे पास आया 5 नंबर फॉर्मूला, ओमेगा 1 बाई F1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई F2। दिस मस्ट बी द कंडीशन फॉर एक क्रोमेटिक एबरेशन, मतलब जो भी गलती है वो एक क्रोमेटिक है, मतलब अलग अलग कलर का अलग अलग पॉइंट पर। दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ ए क्रोमेटिक एबरेशन। अभी जब गलती नहीं हो रहा है, हमने गलती को एलिमिनेट कर दिया, तो एबरेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, अगला हो गया हूं क्या, ए क्रोमेटिज्म। ए मतलब नहीं है, ए मतलब नो क्रोमेटिज्म, समझे। अब देखिए एक काम का बात क्या है कि आपने सुना था ना, 2 तरह का ग्लास होता है जो हम न्यूटन्स प्रिज्म में यूज करते हैं, एक क्राउन ग्लास, एक फ्लिंट ग्लास। तो क्राउन ग्लास ना कम डिस्पर्स करता है, इसलिए क्राउन ग्लास का जो डिस्पर्सिव पावर है वो लेस देन फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर है। समझे आप, सुनिए अब, देखिए सुनिए अच्छे से। एक कन्वेक्स होना चाहिए, एक कनकेव होना चाहिए, वो तो ठीक है, हमने उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया 1/F1 माइनस 1/F2। अब मान लीजिए ये नंबर हो गया छोटा और ये नंबर हो गया बड़ा। मान लीजिए ये नंबर हो गया छोटा और ये नंबर हो गया बड़ा। तो छोटा माइनस बड़ा क्या होगा, नेगेटिव नंबर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हमको चाहिए था कन्वेक्स, बट बन जाएगा कनकेव। हमको कन्वर्ज करना था, बट इस तरह का हम सिस्टम लगा के डाइवर्ज करवा देंगे। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा कि इफ कन्वर्जेंस इज नीडेड, इफ कन्वर्जेंस इज नीडेड, इफ कन्वर्जेंस इज नीडेड, यानी कॉम्बिनेशन should behave like convex lens। ये कॉम्बिनेशन should behave like a convex lens। तो आप क्या चाहेंगे, 1/F पॉजिटिव हो, यही चाहेंगे ना कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या हो, पॉजिटिव हो। अच्छा अब अच्छे सुनिएगा, बहुत आसान बात है। ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। ये कब होगा, जब 1/F1 बड़ा होगा 1/F2 से। और इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, F1 शुड बी लेस देन F2, F1 शुड बी लेस देन F2। समझे कि नहीं समझे, समझे। अच्छा तो F1 अगर F2 से छोटा है तो आप कन्वर्जेंस पा सकते हैं, आप कन्वर्जेंस पा सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू F1 बाई F2। ठीक है, तो F1 अगर F2 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नंबर लेस देन 1 होगा, है ना। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, 2/4 0.5 लेस देन 1। तो ऐसे में ओमेगा 1 मस्ट बी लेस देन ओमेगा 2 फॉर नो क्रोमेटिक एबरेशन। ओमेगा 1 मस्ट बी लेस देन ओमेगा 2, यानी हमको क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं चाहिए, यानी एक क्रोमेटिज्म भी चाहिए, और हमको ये फाइनल सिस्टम कन्वेक्स लेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2, मतलब सॉरी ओमेगा 1 शुड बी लेस देन ओमेगा 2। अब क्राउन ग्लास का ओमेगा कम होता है, इसका मतलब कन्वेक्स ग्लास को मैं
कन्वेक्स को मैं क्राउन ग्लास से बनाऊंगा जिसका डिस्पर्सिव पावर कम है, और कनकेव को मैं, यही सब थ्योरेटिकल बातें मुझे करनी थी और कुछ नहीं, कनकेव को मैं फ्लिंट ग्लास का बनाऊंगा जिसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। समझे? तो अगर मुझे कन्वर्जेंस चाहिए और मुझे एक्रोमेटिज्म भी चाहिए, क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं होना चाहिए और मुझे कन्वर्जेंस भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कन्वेक्स बनाऊंगा क्राउन ग्लास से और कनकेव बनाऊंगा फ्लिंट ग्लास से। क्यों? क्योंकि क्राउन का ओमेगा कम होता है, इसका ओमेगा कम होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसका ओमेगा कम होगा, और इसका अगर ओमेगा कम हुआ तो इसका फोकल लेंथ भी कम होगा, और फोकल लेंथ अगर कम हुआ तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, और ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा, तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, मतलब ये एक फाइनल कन्वेक्स लेंस बनेगा। वेरी सिंपल, उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखूंगा, सिमिलरली इफ डाइवर्जेंस इज नीडेड, यानी अगर आपको डाइवर्जेंस चाहिए, इफ डाइवर्जेंस इज नीडेड, तो इन सब बातों का उल्टा मतलब निकल जाएगा। तो कन्वेक्स में बनाऊंगा फ्लिंट ग्लास से और कनकेव में बनाऊंगा क्राउन ग्लास से। समझे? तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी सब फॉर्मूला गो टू हेल बोल दीजिएगा। आई बात समझ में? नीचे तक दिख रहा है पूरा? हाँ दिख रहा है, ओके। तो यहां पर होता है हम लोग का क्रोमेटिक एबरेशन खत्म। अब थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, जिसमें बहुत सारा टाइप्स होते हैं। 42 मिनट्स हो गया है, बट मैं मजबूर हूं, मुझे वो भी बताना पड़ेगा। तो नंबर 2 क्या था? ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम। नंबर 2 था ड्यू टू फॉल्ट इन ऑप्टिकल सिस्टम, मतलब लेंस मिरर जो भी है, तो उसमें है स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन यानी मोनोक्रोमेटिक एबरेशन बहुत तरह का होता है, कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्शन। मैं उसमें से एक ही डिस्कस कर रहा हूं, स्फेरिकल एबरेशन। अब स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्टिक एक्सिस के जो क्लोज वाले रेज होते हैं, पैरेक्सियल रेज, वो दूर में फोकस होते हैं, और जो दूर वाले रेज होते हैं, मार्जिनल रेज, वो नजदीक में फोकस होते हैं। समझे? और ये मिरर में भी होता है, जो क्लोज वाले रेज हैं वो दूर में फोकस होंगे। समझे? और जो नजदीक वाले रेज, दूर वाले रेज हैं, वो नजदीक में फोकस होंगे। यानी एक ही मिरर का दो फोकल लेंथ, नजदीक वाले के लिए अलग फोकल लेंथ और दूर वाले के लिए अलग फोकल लेंथ। तो इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें कोई डेरिवेशन फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, बच गया। इसको हम एलिमिनेट पूरी तरह से नहीं कर सकते। एलिमिनेशन कांट बी डन कंप्लीटली, कैन बी मिनिमाइज्ड, थोड़ा सा कम कर सकते हैं बस। तो आइए देखते हैं कैसे कम कर सकते हैं स्फेरिकल एबरेशन को। तो नंबर 1, बाय यूजिंग स्टॉप। नंबर 1 बाय यूजिंग स्टॉप मतलब क्या है? देखिए, मार्जिनल रेस का फोकल लेंथ कहीं और है और पैरेक्सियल रेस का फोकल लेंथ कहीं और है, तो क्यों ना इन दोनों में से किसी एक रेस को रोक दिया जाए, तो एक ही बचेगा ना। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, बट इससे भी आप पूरी तरह से नहीं रोक सकते। थोड़ा बहुत तो फोकल लेंथ दूसरे जगह होगा ही, और पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट नजर नहीं आएगा, ब्लड नजर आएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट नजर नहीं आएगा, ब्लड नजर आएगा। यही है मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। याद रखिएगा,
क्रोमेटिक एबरेशन सिर्फ लेंस में होता है, क्योंकि वही डिस्पर्स करता है, समझे, मिरर डिस्पर्स नहीं करता है। तो स्फेरिकल एबरेशन लेंस में भी होता है और मिरर में भी होता है। तो नंबर 1 बाय यूजिंग स्टॉप, तो क्या करेंगे इसमें, ये मान लीजिए लेंस है, हम इसके सामने पैरेक्सियल रेस को रोक देंगे, एक स्टॉप लगाकर पैरेक्सियल रेस को रोक देंगे। रेस तो सभी तरफ से आ रहे हैं ना, तो हमने पैरेक्सियल रेस को रोक दिया और मार्जिनल रेस को जाने दिया, तो एक ही जगह फोकस होगा ना, एक ही जगह फोकस होगा, पैरेक्सियल को तो रोक दिया। या फिर एक काम कीजिए, आप मार्जिनल रेस को रोक दीजिए, आप मार्जिनल रेस को रोक दीजिए और पैरेक्सियल रेस को जाने दीजिए। लेकिन लाइट को कौन रोक पाया है, इसलिए पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। सो दिस इज द फर्स्ट वन बाय यूजिंग अ स्टॉप। दूसरा इसका तरीका है बाय यूजिंग टू थिन लेंसेस separated by a distance d is equal to f2 minus f1 या f1 minus f2 whichever is greater। तो हमने अगर दो लेंस यूज किया, दो थिन लेंसेस अगर यूज किया और उनके बीच का सेपरेशन को हमने कितना रखा, इसका फोकल लेंथ माइनस इसका फोकल लेंथ, तो ऐसे में पैरेक्सियल रेस जहां पर भी ये करेगा, फोकस करेगा, वो यहां पर आगे जाके एक पॉइंट पर फोकस कर देगा, और जो मार्जिनल रेज है वो जहां पर फोकस करेगा वो भी कोशिश करेगा उसी पॉइंट पर फोकस करने के लिए। तो बस ये जो D है वो f2 माइनस f1 होना चाहिए, इसका फोकल लेंथ माइनस इसका फोकल लेंथ, समझे। इसका फोकल लेंथ अगर मान लीजिए 10 है, इसका फोकल लेंथ अगर मान लीजिए 8 है, तो ये डिस्टेंस 2 होना चाहिए, ताकि मार्जिनल एक पॉइंट पर और पैरेक्सियल भी उसी पॉइंट पर लगभग लगभग आसपास, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते आप। तो सेकंड पॉइंट इज बाय यूजिंग टू थिन लेंसेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इज इक्वल टू f2 माइनस f1। अच्छा, खैर ये डायग्राम तो सक्सेसफुल नहीं है, मैं मिटा रहा हूं। तीसरा एक तरीका है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। ये जबरदस्त है, देखिए स्फेरिकल मिरर में देख रहे हैं आप, अलग अलग पॉइंट पर फोकस हो रहा है। ये पैरेक्सियल रेस दूर में फोकस हो रहा है और मार्जिनल रेस नजदीक में फोकस हो रहा है, क्योंकि ये स्फेरिकल है। अगर मैंने इसको स्फेरिकल नहीं लेकर पैराबोलिक ले लिया, स्फेरिकल अगर नहीं लिया, पैराबोलिक ले लिया, तो मैक्सिमम सभी रेस जो होंगे वो पैरेक्सियल होंगे, मार्जिनल बहुत कम होगा, मार्जिनल बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने तो इसका घेरा को रोक दिया है, इसका जो सराउंडिंग था उसको मैंने छोटा कर दिया है। पैराबोला समझते हैं ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ऐसा अगर लिया तो ये सभी एक ही पॉइंट पर फोकस होगा। तो बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर हम रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल एबरेशन रोक सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4, और क्या है भाई तरीका इसको रोकने का। हाँ, क्या हुआ, अरे नहीं, थोड़ा सा बाकी है बस, ज्यादा नहीं है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। और क्या तरीका था, हाँ एक चीज है, बाय यूजिंग लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। तो लार्ज फोकल लेंथ अगर आप लेंगे उस पे भी स्फेरिकल एबरेशन कम होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है वो आपके काम का नहीं है। वो फॉर्मूला है कि स्फेरिकल एबरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ का क्यूब। जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना कम स्फेरिकल एबरेशन होगा। तो जेडब्ल्यू नीट वाले ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी से नहीं, फाइनली याद रखिएगा। तो ये हो गया 4 नंबर हो गया। और भी है, और क्या क्या तरीका है,
हाँ, एक बहुत ही पेचीदा सा तरीका है, मैं इसमें से 3 नंबर मिटा रहा हूं 5 नंबर लिखने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सा तरीका है यूजिंग क्रॉस्ड लेंस। अब इससे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यूजिंग क्रॉस्ड लेंस। क्रॉस्ड लेंस का मतलब होता है ऐसा लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का इस रेशियो में हो, 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 4 अपॉन म्यू इंटू म्यू प्लस 1। शायद कुछ गलत तो नहीं है, शायद यही है, 2 म्यू स्क्वायर, नहीं यहां पर शायद 2 है, ठीक है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा, कैसे मालूम? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि स्फेरिकल एब्रेशन को रोकने के लिए हमने क्रॉस लेंस यूज किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? कुछ नहीं, म्यू की जगह 1.6 पुट करो, सॉल्व करो आंसर। तो ये फॉर्मूला भी बाद में याद कीजिएगा, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए। और एक तरीका था वो है, हाँ एक और तरीका है वो है प्लानो कन्वेक्स लेंस यूज करके। अगर आप प्लानो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो भी आप स्फेरिकल एब्रेशन से बच सकते हैं। समझे? अच्छा, तो बस इसमें एक शर्त है कि पैरेलल रेज जो है ना, जो पैरेलल रेज है वो कर्व्ड सरफेस को फेस करना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए इंसिडेंट रेज पैरेलल है, जैसे टेलीस्कोप आप क्यों यूज करते हैं? दूर का चीज देखने के लिए, और दूर से लाइट कैसा आता है? पैरेलल टू ईच अदर। तो टेलीस्कोप में इस तरह से आप लेंस रखेंगे ताकि कर्व्ड सरफेस पर पैरेलल रेज आए। समझे? इसीलिए टेलीस्कोप में हम हमेशा कर्व्ड सरफेस को ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं। कर्व्ड सरफेस इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। लेकिन माइक्रोस्कोप में हम उसको इमेज साइड में रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक रहता है, ऑब्जेक्ट से लाइट डाइवर्जिंग आता है, पैरेलल नहीं आ सकता। समझे? एक्चुअली ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, बाय यूजिंग प्लानो कन्वेक्स लेंस, इसमें एक कंडीशन है कि पैरेलल रेज should be faced by curved surface। तो माइक्रोस्कोप में क्या, नजदीक ऑब्जेक्ट रहता है तो वहां से पैरेलल रेज तो नहीं आएंगे, इधर पैरेलल रेज होगा, थोड़ा पैरेलल होगा, ज्यादा पैरेलल नहीं होगा। समझे? यानी टेलीस्कोप में कर्व्ड सरफेस इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड माइक्रोस्कोप में curved surface is towards the image, curved surface is towards the image। समझे? यानी पैरेलल रेज should be faced by the curved surface। टेलीस्कोप में इंसिडेंट रेज में कर्व्ड सरफेस है और माइक्रोस्कोप में इमर्जेंट रेज में कर्व्ड सरफेस है। तो ये हो गया आपका एब्रेशन पूरा खत्म। एब्रेशन पूरा खत्म हो गया, काफी समय भी हो गया। समझे? इसका न्यूमेरिकल पार्ट के कारण बहुत ज्यादा समय हो गया और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसको देखकर अपना अपना सांस फुलाते हैं। चलिए बाय।